अब हम लोग कुछ और डेफिनेशंस पर आते हैं। क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें एक कंडीशन होगी, वही आपको देखनी है और ध्यान से समझना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस पे आते हैं कभी कभी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इवन, ध्यान दीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इवन व्हेन अनदर इवेंट E2 इज नोन टू हैव ऑलरेडी हैपेंड। ये E2 हो चुका है, ये इवेंट जो E2 है वो हो चुका है, हाँ, पहले से ही। तो इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E2। फिर से मैं इसको बता रहा हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इवन, तो E1 की प्रोबेबिलिटी, इसको बताने के लिए अगर वहाँ पर किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है या दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी घट चुकी है, इवेंट घट चुका है, तो तभी, इसीलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा गया। इसमें कंडीशन है, आपको E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन E2 जो इवेंट E2 है वो घटना घटित हो चुकी है, ठीक है। तो तब E1 की प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E1 बाई E2। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब जो इवेंट्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। कंडीशनल में क्या है कि E2 हो चुका है, E1 की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जितने इवेंट्स हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, चाहे जितने हों, सब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। सो एन इवेंट E1 is said to be independent of an event E2 if probability of E1 by E2 equal probability of E1, ठीक है। That is, if the probability of happening of E1 is independent of the happening of E2, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में 2 इवेंट्स हैं हमारे पास, E1 और E2, ठीक, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आप जाइए तो वहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 आपने डिनोट किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि E2 जो इवेंट E2 है वो हो चुका है, तब हम इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2। और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कहा गया है कि E1 is said to be independent of an event E2। अगर इवेंट E1 के अलावा कोई दूसरा इवेंट है E2, तो E1 इवेंट E2 से इंडिपेंडेंट होगा। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पहले फार्मूला आप लिखिए कि P ऑफ E1 बाई E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हैपनिंग ऑफ E2, ओके। अब मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, the probability of the simultaneous occurrence of 2 events, simultaneous occurrence का मतलब एक साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, हाँ, कोई 2 इवेंट्स हैं वो एक साथ घटित हो रहे हैं, is equal to the probability of one of the events multiplied by the conditional probability of other। That is, for 2 events A and B,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और इसी को हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। मैं डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, हाँ कोई दो घटनाएं हैं, कोई दो इवेंट्स हैं, उनको एक साथ घटना घटित हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स। इन दोनों में से E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी में से कोई एक प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई मतलब इनटू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दूसरा बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए represents the conditional probability of occurrence of B when the events A has already happened। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हम फिर से आपको बता रहे हैं कि B बाई ए का मतलब क्या हुआ कि इवेंट A घटित हो चुका है, ठीक है, और जो इवेंट B है इस पे डिपेंड कर रहा है A पर, कि पहले A घटित हो जाए फिर हम B की प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है। अब इस नोट को देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, बस यहाँ पे सिंबल्स बदल जाएंगे, हाँ, जो PA है वो PB हो जाएगा, और यहाँ पर जो PB बाई A है तो वो PA बाई B हो जाएगा, और प्रोडक्ट A यहाँ पर देखिए A इंटू B है तो यहाँ पर B इंटू A हो जाएगा, बस इनका डायरेक्शन बदल जाएगा, A इंटू B से B इंटू A हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ B, देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल PA इंटू PB। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो ये फार्मूला है उससे अलग ये फार्मूला हो गया, क्यों, अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स हैं दोनों इवेंट्स A और B। जब दोनों इवेंट्स A और B इंडिपेंडेंट हैं तो अब ये वाला फार्मूला न लग के अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। थर्ड है, if P is the chance that an event will happen in one trial, then the chance that will happen in a succession of R trials, एक ही बार में P जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जा रही है, वो घटना घटित हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही R सक्सेशन में मतलब लगातार R टाइम्स तक जब हम उसका ट्रायल लेंगे तो हो जाएगा P इंटू P इंटू P कहाँ तक, R टाइम्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू P टू द पावर R। फोर्थ, इफ P1 P2 अप टू Pn are the probabilities that certain events happen, then the probability of their non-happening are 1 minus P1, 1 minus P2 up to 1 minus Pn। मतलब अगर घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 अप टू Pn है तो घटना न घटित होने की प्रोबेबिलिटी जितने प्रोबेबिलिटी हैं P1 से लेके Pn तक उसमें 1 माइनस करते चलिए, ठीक है। एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दीज फेलिंग इन 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 अप टू 1 माइनस Pn, जो घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं इन सभी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा,
इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेंस द चांस in which at least one of these events must happen is 1 माइनस आप कर दीजिए, इनमें से 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू अप टू 1 माइनस Pn में ये क्या है, ये सभी जो ब्रैकेट्स है वो घटना नहीं घटित हो रही हैं। तो इनका कहना है कि इन सभी में अगर कोई एक घटना घटित हो जा रही है तो आप 1 माइनस ये सारे ब्रैकेट्स कर दीजिए, ठीक है।